हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर एटॉमिक फिजिक्स। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, failures of the wave theory to explain the photoelectric effect, and Einstein's theory which explained the photoelectric effect. And we have also studied about the matter waves, it means which is proposed by the de Broglie hypothesis. तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एटॉमिक फिजिक्स के बारे में। इट मींस मैटर के बारे में सब कुछ डिस्कस होने वाला है। मैटर मतलब जो द्रव्य है, मैटर। ओके, सो फर्स्ट कंसेप्ट इज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट महर्षि कड़ा। फर्स्ट जो प्रिंसिपल मैटर के बारे में बताया गया था, जो उन्होंने अपना मॉडल दिया था, सबसे पहले वो दिया था महर्षि कड़ाद ने। बताया नहीं ज्यादा जनरली, लेकिन महर्षि कड़ाद ने बताया था basically the matter is the smallest particle of the matter is atom. Smallest particle of the matter is atom. किसने बताया था? सबसे पहले महर्षि कड़ाद ने बताया था, साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने बताया था smallest particle of matter, smallest particle of matter is atom. सबसे पहले थ्योरी इन्होंने बताई थी, उसमें इन्होंने कहा था मैटर का जो स्मॉलेस्ट जो कांस्टेंट पार्टिकल है, इट इज बेसिकली एटम। कुछ टाइम के बाद लेटर ऑन डाल्टन आए और डाल्टन ने अपनी थ्योरी में बताया एटम इज इनडिविजिबल। इट मींस एटम की कोई इंट्रिंसिक कंस्ट्रक्शन नहीं है, इनडिविजिबल है, इसको सब डिवाइड नहीं किया सकता किन्हीं पार्टिकल्स में। ओके, तो फिर आए कौन? डाल्टन। तो डाल्टन ने क्या बताया? कौन आए थे? डाल्टन। तो डाल्टन ने क्या बताया? डाल्टन ने बताया एटम इंडिविजिबल। थोड़ा सा यहाँ पे शोर हो रहा है, नॉइज प्रॉब्लम है, थोड़ा कोऑपरेट करेंगे आप, बाकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। थोड़ा वर्क चल रहा है बाहर, तो आउटसाइडर वर्क है, उसकी वजह से आ रही है। ओके, एटम है इंडिविजिबल। किसने बताया था? ये डाल्टन ने। इसकी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, डाल्टन ने अपनी थ्योरी में बात बताया ये चीज। लेकिन जब हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, उसमें जो थॉमसन थे वैज्ञानिक, उन थॉमसन ने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर इन ए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंटल स्टडी हुई, तो वहां कहा था द रेडिएशन विच इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड टर्मिनल इज अ स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ध्यान दो, थॉमसन ने जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस इन ए डिस्चार्ज ट्यूब जब एक्सपेरिमेंट हुआ, तो रेडिएशन जो कैथोड टर्मिनल पर प्रोड्यूस हो रहा था, उसके बारे में बताया था दिस रेडिएशन कंसिस्ट द लार्ज नंबर ऑफ द स्ट्रीम ऑफ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। Those negative charge particles are known as the electrons. उन्हीं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन्स। कब? जब इन्वेंशन हुआ। हम बात कर रहे थे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर इन ए डिस्चार्ज ट्यूब। तब हमें बात पता लगी इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्लियर? एटम इंडिविजुअल डाल्टन ने बताया, उसके बाद थॉमसन आए, थॉमसन ने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक टू गैसेस एट लो प्रेशर की बात की, तो डिस्चार्ज ट्यूब में। तब हमें इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन हो चुका था वहां पे। राइट? इट मीन्स एटम को पहले आप कह रहे थे इंडिविजिबल, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमें मिल गया। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसके अंदर है, कोई ना कोई और चीज है। तो यहां से पता लगा कि कुछ न कुछ यहाँ एटम की कंस्ट्रक्शन है। इसकी जो स्ट्रक्चर थी उस पर क्वेश्चन मार्क लग गए। यहां से इस पर क्वेश्चन मार्क लगा एटम की कंस्ट्रक्शन पे, कि कोई इसकी अपनी स्ट्रक्चर है, एटम की अपनी स्ट्रक्चर है। तो यहां से क्वेश्चन मार्क हुआ था। कब से? जब थॉमसन ने अपनी थ्योरी दी थी किसके लिए? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। इट मींस इलेक्ट्रॉन का जब इन्वेंशन हो गया था, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ एटम पर
क्वेश्चन मार्क लगा कि जो आप कह रहे थे एटम इज नॉट डिविजिबल, एक्चुअली एटम हैज द कंस्ट्रक्शन, इसकी कुछ अपनी कंस्ट्रक्शन होती है। क्लियर? तो यहां से क्वेश्चन मार्क लगा तो उन्होंने बताया एटम हैव इट्स ओन कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर। अब ये पता लग गया कि भाई एटम इंडिविजुअल नहीं, इसकी अपनी स्ट्रक्चर है। तो थॉमसन ने इस बात की बारे में बात की कि बेसिकली एटम इज न्यूट्रल। एटम क्या है? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए क्या होना चाहिए? जितना नेगेटिव चार्ज उसमें एग्जिस्ट कर रहा है उतना ही पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करना चाहिए। जितना नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है उतना ही पॉजिटिव चार्ज। इट मींस जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही उसके अंदर कोई पॉजिटिव चीज होनी चाहिए। क्लियर? इट मींस नेगेटिव चार्ज विल बी बैलेंस्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बैलेंस होना चाहिए किससे? पॉजिटिव चार्ज से। तो वहां उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है, नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज बैलेंस होना चाहिए किससे? पॉजिटिव चार्ज से। पॉजिटिव चार्ज से। तो यहां से समझ में आ रहा है क्या आपको? पहली बात तो ये कि एटम की कुछ कंस्ट्रक्शन होती है। फिर उन्होंने देखा कि एटम तो बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जब वहां आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो कुछ प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज जो हमने एनोड पर एडिशन देखा था वो पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रीम थी, वहां पे कलेक्शन था पॉजिटिव चार्ज। इट मीन जितने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन भी उसके अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए। तब सबसे पहला फर्स्ट मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय द जे थॉमसन व्हिच इज नॉट इन आवर सिलेबस। थॉमसन का जो मॉडल है उसको हमारे सिलेबस से अभी हटा दिया गया है, लेकिन बता देते हैं हम आपको क्या बताया था थॉमसन ने। ये चीज यहां तो समझ में आई बेसिक। कराब ने बताया, फिर डाल्टन ने बताया, फिर थॉमसन की थ्योरी जो हमने अभी पढ़ी थी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का इन्वेंशन हुआ था, इलेक्ट्रॉन का भी हुआ था और प्रोटॉन्स का भी हुआ था। जो हमने पॉजिटिव रेज पढ़ी थी, एनोड रेज जिसको कहते हो, प्रोटॉन्स का कॉम्बिनेशन था बेसिकली रेडिएशन। तो एटम की कंस्ट्रक्शन है कोई, यहां से पता लगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है भाई एटम, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, इट मींस प्रोटॉन्स भी होना चाहिए उसके अंदर। तब जे थॉमसन ने ये सारी थ्योरी को कंसीडर करके एक मॉडल प्रपोज किया और उस मॉडल में उन्होंने क्या बताया था? बेसिकली द एटम इज अ स्फीयर इन विच पॉजिटिव चार्ज एंड द टोटल मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या बोला? द टोटल पॉजिटिव चार्ज and the net mass of the atom is uniformly distributed inside the sphere and the negatively charged particle electrons are emitted in it like the seeds in watermelon. It means जो negative charged particle electrons हैं वो वहां कैसे इंसर्टेड हैं? वो ऐसे इंसर्टेड है जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स इंसर्टेड होते हैं। ओके, तो इस तरीके से सबसे पहला मॉडल था विच इज प्रपोज्ड बाय द जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने अपना मॉडल प्रपोज किया था पहला। ठीक है, समझ में आया? जे थॉमसन का स्टेटमेंट क्या था? आपको लर्न नहीं करना है, ना ही लिखना है, क्योंकि ये सिलेबस से हटा दिया गया जे थॉमसन। तो बेसिकली याद रखो, तो उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया। क्या बताया उसमें? द एटम इज ए स्फीयर, एक स्फीयर है in which the total positive charge and the net mass is uniformly distributed inside the sphere and the negatively charged particle electrons are embedded in it like the seeds in a watermelon. क्लियर हुआ यहाँ तक थ्योरी? इस थ्योरी के बाद सबसे पहला मॉडल तो थॉमसन ने दे दिया, फिर रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल प्रपोज किया। रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल जो था उससे हमें बहुत सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी, एटम की कंस्ट्रक्शन के बारे में सारी चीजें मिल गई थी ऑलमोस्ट। फिर बोहर्स ने अपना मॉडल प्रपोज किया था एंड हमने यहाँ दो ही पढ़ने, अभी एक रदरफोर्ड का पढ़ना है और एक बोहर्स का पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी द रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल एक्सपेरिमेंट जो किया उसमें एक थिन गोल्ड की फाइल ली और उस पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया गया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने देखा
मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल्स थे, जब उसको माइक्रोस्कोप से एनालिसिस किया गया तो उन्होंने देखा मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो विदाउट एनी डेविएशन पास हो जा रहे थे, अनडिफ्लेक्टेड पास हो जा रहे थे। ऐसे जिस रास्ते से आ रहे थे, जिस पाथ के थ्रू जा रहे थे, स्ट्रेट एकदम पास हो जा रहे थे, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा था उसमें। जिस एंगल से उधर से आ रहे थे वैसे के वैसे एजिटेड यहाँ जा रहे थे, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वो पास हो जा रहे थे। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि इट मींस जो एटम है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, एम्प्टी है। इससे पहला ऑब्जर्वेशन क्या किया था उन्होंने कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल आर पास थ्रू द एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन और अनडिफ्लेक्टेड। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास अनडिफ्लेक्टेडली, अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाते हैं। तो इससे ये कंक्लूजन निकाला था मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। इसका ज्यादा से ज्यादा जो पार्ट है एटम का वो क्या है, एम्प्टी है। इससे ये कंक्लूजन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कंक्लूड किया था। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखा, few of the alpha particles near about 1 from the 1000 get deflected by 90 degree or greater than by 90 degree। means कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो 90 डिग्री और 90 डिग्री से ज्यादा से वो डिफ्लेक्टेड हो जा रहे थे। इट मींस उन्होंने यहां से ये ऑब्जर्वेशन निकाला कि इसमें कहीं ना कहीं एक छोटी सा स्पेस है एटम के सेंटर पे जहां पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। क्या एग्जिस्ट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। फिर उन्होंने देखा एक और ऑब्जर्वेशन उन्होंने नोट किया, सेकेंड वाला ये था, आर डिफ्लेक्टेड बाय थ्रू द एंगल मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज्यादा पे डिफ्लेक्टेड हो रहे थे, तो इससे ये कि मतलब मास पॉजिटिव चार्ज वहां पर कहीं पे है सेंटर पे, छोटी सी जगह में, जिसको हमने क्या कहा था, न्यूक्लियस कहा था। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, 1 in 8000, 8000 में से केवल ओनली 1 अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। मींस रिटर्न बैक, वापस आने का मतलब क्या था, वो वहां गया और टकरा कर वापस आ रहा। इट मींस वहां पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंस है। क्या प्रेजेंस है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के बारे में उसने यहां से पता किया था, वहां पॉजिटिव, ये लॉर्ड ये डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था, ठीक है। स्ट्राइक करता तो वो स्ट्राइक तो हुई नहीं, उसकी स्ट्राइक तो ये है यहाँ पे डिफ्लेक्शन वाला जो शो हो रहा है। इससे तो पता लगा इन्होंने कि मास है वहां पे, यहाँ इन्होंने बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये एक्चुअल में यहाँ तक नहीं जाता है, ये थोड़ा पहले से ही रिटर्न हो जाता है फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन उन्होंने ऑब्जर्व किए थे। क्या क्या ऑब्जर्व किए, पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पास्ड थ्रू द एटम विदाउट एनी डेविएशन। Few of the particles 1 in 1000 get deflected more than by the 90 degree, deflected by angle more than 90 degree। इतनी से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इट मींस उन्होंने बताया कि वहां पर कहीं सेंटर पे छोटी सी एक ऐसी जगह है, स्पेस है, जहां पर टोटल मास उसका एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन से उन्होंने बताया, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्टेन हुआ, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन उनको ऑब्टेन हुआ था, very few of the alpha particles, about 1 from the 8000 alpha particle return back। it means वो रिटर्न हो रहा था। it means उन्होंने यहां से कंक्लूड किया कि जो सेंटर है, छोटा सा जो स्पेस है, वहां पर ही ऑलमोस्ट नेट पॉजिटिव चार्ज आर ऑल्सो एग्जिस्ट इन द स्मॉलेस्ट रीजन। एक स्मॉलेस्ट ऐसा रीजन है जहां पर एटम का ऑलमोस्ट ऑल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट इन दिस रीजन। उसी रीजन में उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल, 3 ऑब्जर्वेशन मिले हमें। क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिले, ज्यादातर पार्ट एटम का क्या है, एम्प्टी है। दूसरा, कोई छोटा सा जगह ऐसी है जहां पर मास, नेट मास, ऑलमोस्ट नेट मास ऑफ द एटम एग्जिस्ट कर रहा है। थर्ड से जो 1 था 8000 में से, उससे ये ऑब्जर्व किया, कंक्लूड किया कि जो एटम है उसके सेंटर पे छोटा सा एक रीजन है, उसमें ही उसका नेट पॉजिटिव चार्ज भी एग्जिस्ट कर रहा है, किसका, एटम का। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस के बाद ये कंक्लूजन जब निकाला उन्होंने, तब रदरफोर्ड ने ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल he proposed the atomic model at Rutherford's, which is known as the Rutherford's atomic model। किसके बेस पे दिया था उन्होंने, इसी बेस पे दिया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल। इन ऑब्जर्वेशन से ही कंक्लूजन जो ऑब्टेन्ड हुआ, उन्हीं कंक्लूजन्स को ही रदरफोर्ड का हम एटॉमिक मॉडल कहते हैं। क्या क्या कंक्लूजन्स मिले, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज एम्प्टी, ज्यादातर पार्ट क्या है उसका एम्प्टी है। कहीं पर ऐसी छोटी सी जगह है जहां टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेट मास, जिसे आप कह रहे हो न्यूक्लियस में, एग्जिस्ट करता है। इससे जो एम्प्टी वाला पोर्शन बताया था, उसी से उन्होंने ये बताया
in the because most of the part of the atom is empty, so the free electrons circularly revolves around the nucleus in such a way that the planet revolves around the earth या around the sun. जिस तरीके से प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस न्यूक्लियस के चारों क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो किसकी बेसिस पे बताया था उन्होंने, रदरफोर्ड ने जो अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल के ऑब्जर्वेशंस के बेस पे प्रपोज किया था। सो लेट्स सी द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। उसे देखने से पहले आपको ये समझ में आ गया होगा, ये हमने अल्फा पार्टिकल्स दिखाए हैं यहाँ पे, ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो बिना डिफ्लेक्टेड हुए पास हो जा रहे थे, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स थे। ये फॉइल नहीं है, ये तो एक एटम दिखाया गया है गोल्ड का, जो अल्फा पार्टिकल्स गए गोल्ड के एक एटम पर जाकर के स्ट्राइक कर रहे हैं ये, ठीक है। तो एक एटम पर ये इस तरीके का कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिला, इसी से ये हमने ऑब्जर्वेशंस लिए थे। अब इन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे जो कंक्लूजन उन्होंने कंक्लूड किया, तब उन्होंने प्रपोज किया था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। सो लेट्स सी द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। मैंने यहाँ नोट किया हुआ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को, और उसके ड्रॉबैक्स भी मैंने बताए हुए। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल्स जो प्रपोज किया था रदरफोर्ड ने, it is proposed on the basis of the conclusions which are obtained from the Rutherford's alpha particle scattering model। जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने जो कंक्लूजन्स ऑब्टेन किए थे, वही कंक्लूजन्स आर नोन एज द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। जो कंक्लूजन वहां से ऑब्टेन हुए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल से, उन्हीं कंक्लूजन्स को हम कंसीडर करते हैं as a atomic model of the Rutherfords। So what conclusions we have made from the experiment of the Rutherford's alpha particle scattering? We have obtained two more concepts. Which one was one is the most of the part of the atom is empty, ठीक है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स, अब वहां पर उन्होंने थोड़ा सा ऐड किया, एम्प्टी था। और दूसरा एक छोटा सा एक रीजन है जहां टोटल चार्ज, ऑलमोस्ट टोटल चार्ज एंड नेट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसिस्ट इज नोन एज द न्यूक्लियस। तो यही रदरफोर्ड्स के जो कंक्लूजन्स वहां से ऑब्टेन हुए, इन्हीं कंक्लूजन्स को कहा जाता है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो फर्स्ट कंक्लूजन उन्होंने क्या बताया था, रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर मेड एज regarded as atomic structure। जो conclusions वहां से निकाले गए थे वही जाने जाते हैं as regarded as the atomic structure of Rutherford model। Most of the mass and net positive charge of an atom concentrated in an atom in a very small region called atomic nucleus। जो most of the mass है, जो ज्यादातर mass है, and net positive charge of an atom concentrated in a very small region called atomic nucleus। उसे कहा जाता है क्या, एटॉमिक न्यूक्लियस। जो रीजन आप बता रहे थे वहां पे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल में, कि जिस जगह पे टोटल ऑलमोस्ट नेट मास and net positive charge is concentrated in atom at a very small region at the center of atom, that region is known as the nucleus। उसी रीजन को क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये चीज, आपको रदरफोर्ड मॉडल केमिस्ट्री पढ़ाया गया होगा, 11th में पढ़ाया गया होगा, 12th में नहीं होगा तो यही बताया गया था फर्स्ट उसमें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में। रदरफोर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर यही जाना जाता है फर्स्ट। सेकंड जो बताया था कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, जो एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी है, उसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उसी में रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड दिस स्मॉलेस्ट रीजन, मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर जो फ्री स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है एटम का, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, जिस तरीके से प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। सारे सारे जितने प्लैनेट्स हैं जिस तरीके से सन के अराउंड में रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक फ्री स्पेस में इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस की सराउंडिंग में रिवॉल्व करते रहते हैं। ये जो स्टेटमेंट था रदरफोर्ड का, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कंसीडर किया गया, वहां से रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल से कंक्लूजन ऑब्जर्व किया गया और इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो दिया था उन्होंने, यही उनके मॉडल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी, यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था।
क्या बोला था उन्होंने, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज फ्री स्पेस है इन विच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन। रिवॉल्व करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है मतलब कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है मतलब कौन रिवॉल्व कर रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है। और चार्ज पार्टिकल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, रिवॉल्व करना, सर्कुलर ऐसे कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। इट मींस वो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है। इट इज एसिलेशन है। कौन सा एसिलेशन, सेंटीमीटर एसिलेशन है। तो एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल हो गया एक तरीके से। और एसिलेटेड जो चार्ज पार्टिकल्स होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, उसमें से रेडिएशन प्रोड्यूस होगा, इट मींस एनर्जी इमर्ज आउट होगी उसमें से। तो चार्ज पार्टिकल से जैसे जैसे एनर्जी इमर्ज आउट होगी तो धीरे धीरे क्या होगा, एनर्जी निकलती जा रही है, तो उसकी जो रेडियस है, जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है किसमें, ऑर्बिट्स के अंदर, उन ऑर्बिट्स की जो रेडियस है धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाएगी और एट लास्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल फॉल डाउन इन द न्यूक्लियस। इट मींस एसिलेटेड जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली इमर्ज आउट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को, रेडिएशन को। उससे क्या होगा, द रेडियस ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यूअसली डिक्रीज जाएगी और लास्ट में जाकर के वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से फॉल डाउन हो जाएगा। अब न्यूक्लियस के अंदर जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो स्टेबिलिटी खत्म। तो स्टेबिलिटी की एक्सप्लेनेशन ये नहीं कर पाया। तो दो जो कंक्लूजन्स ऑब्जर्व किए, दोस कंक्लूजन्स आर नोन एज रदरफोर्ड्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो रदरफोर्ड्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल क्या था, पहला तो यही, द स्मॉलेस्ट रीजन of the atom at the center of the atom in which almost net mass and net point charge exist is known as the nucleus। उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, पहला। दूसरा, the most of the part of the atom which is empty, the electrons, negative charge particles, electrons revolve around the nucleus in the empty part, like the planets which revolve around the sun। This one was the problem of the atomic structure of Rutherford's model। यही तो उसकी प्रॉब्लम बनी थी। तो ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो कंसीडर किया गया रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। आप नोट कर लेंगे यहाँ से, अपने अच्छे से नोट्स बनाना, तरीके से समझ में आएंगे होंगे दोनों के दोनों। फर्स्ट इसमें तो न्यूक्लियस डिफाइन किया इन्होंने, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट में इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन बताया। इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन हमें समझ में आ गया, रिवॉल्यूशन मतलब इलेक्ट्रॉन एसिलेटेड हो रहा है और एसिलेटेड को चाहे पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम को रेडिएट करेगा, वहां से एनर्जी इमर्ज आउट होगी, एनर्जी इमर्ज आउट होगी। तो जहां जिस ऑर्बिट के अंदर पहले से बड़ी में रिवॉल्व कर रहा हो, जैसे यहाँ रिवॉल्व कर रहा है पहले यहाँ पर है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिवॉल्व कर रहा था, अब धीरे धीरे क्या होगा, इसकी जो रेडियस है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाएगी और लास्ट में क्या होगा, ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। क्लियर हो गया रदरफोर्ड का मॉडल। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, पहला ड्रॉबैक तो यही, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम बिकॉज revolving electron will emerge out the energy or emerge out the electromagnetic spectrum due to which the radius of the circulating revolving electron will continuously decrease and at last it will fall down in the nucleus। तो यही है, it could not explain the stability of an atom because revolving electron will emerge energy due to which radius of the revolving electron continuously decreased and finally it will fall down in nucleus। तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दूसरा, ये इसके अकॉर्डिंगली कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जो स्पेक्ट्रम है एटम का, जो इमिशन स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस नेचर का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस नेचर का। बट प्रैक्टिकली क्या है, ये लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है, हमें लाइन की फॉर्म में हमें स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमको नहीं मिलता है। लाइन कॉम्बिनेशन यानी क्लास, जो हमारा एक तरीके से कैसे तो क्लास है, लाइंस की क्लास है, कॉम्बिनेशन है, एक सेट है लाइंस का, इस तरीके से कंटिन्यूस नहीं मिलता, लाइंस की फॉर्म में मिलता है। लाइंस के सेट की फॉर्म में हमें स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है किसी भी एटम का। दूसरा है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल स्पेक्ट्रम ऑफ एटम मस्ट बी कंटिन्यूस। इसके अकॉर्डिंग तो मस्ट बी कंटिन्यूस होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली इट इज लाइन स्पेक्ट्रम। कैसा है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये एटम में जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम था उसको भी एक्सप्लेन करने में अनसक्सेस रहा, ये फेल रहा। इट इज फेल टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम।
एटम का जो स्पेक्ट्रम था इसके अकॉर्डिंगली कंटिन्यूस होना चाहिए, बट वो डिस्क्रीट होता है इन फॉर्म ऑफ द लाइन होता है और कॉम्बिनेशंस ऑफ लाइंस होता है। थर्ड वन, इट कुड नॉट ऑल्सो एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये इसके क्या रहे थे, ड्रॉबैक्स रहे थे। क्लियर, समझ में आया आपको क्या क्या ड्रॉबैक्स है इसके? तो ये आपसे लिमिटेशंस पूछे जाए या ड्रॉबैक्स पूछे तो ये ड्रॉबैक्स आप बता दो, अच्छे से मैंने मेमोराइज करा दिया आपको। और ये इसका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। तो इसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको कि इस मॉडल में सबसे बड़ी कमी क्या थी, सबसे बड़ा मेन ड्रॉबैक जो था वो क्या था? तो साउंड ड्रॉबैक जो था वो यही था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा तो उसकी एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगी और एट द एंड वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, इट विल फॉल डाउन इन द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में जाएगा तो हम पॉजिटिव चार्ज आप बता चुके हो, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो स्टेबिलिटी खत्म। किसकी स्टेबिलिटी खत्म? एटम की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां नहीं रहा, एटम के न्यूक्लियस के अंदर चला गया, वो खत्म कर देगा तो वहां से एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था ये। अब बोहर्स ने नेक्स्ट आए थे साइंटिस्ट बोहर्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। बात समझ में आ रही है? पहले हमने पढ़ा था महर्षि कणाद के अकॉर्डिंग एटम जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर है वो है एटम। डाल्टन आए, डाल्टन ने कहते हैं इंडिविजिबल है एटम भाई। फिर थॉमसन आए, वहां से उन्होंने कहा भाई जब हमने कैथोड रेज का इन्वेंशन किया, इलेक्ट्रॉन्स का इन्वेंशन हो गया, वहां पे प्रोटॉन्स का इन्वेंशन हो गया, तो इट मींस जो एटम है उसकी कोई कंस्ट्रक्शन है, वहां क्वेश्चन मार्क लग गया था एटम की कंस्ट्रक्शन पे। और सबसे पहले जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, उसमें बताया एटम इज लाइक अ सॉलिड स्फीयर इन व्हिच टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड नेट मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड एंड इन एंटायर द वॉल्यूम एंड द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इन द स्फीयर लाइक द सीड्स इन वाटरमेलन। इस तरीके से धसे रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स जैसे सीड्स धसे हो किसी वाटरमेलन के अंदर। उसके बाद रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल आया। रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल से हमें बहुत अच्छी चीजें ऑब्जर्व हुई कि मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी है, सेंटर में कोई स्मॉलेस्ट रीजन है जिसकी रेडियस उन्होंने बताई थी 10⁻⁻⁵ मीटर। इतने रीजन में उसका ऑलमोस्ट नेट मास एंड नेट पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। ये सारी चीजें वहां डिस्कस हुई। क्लियर? अब उसके बाद इन्होंने अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को दिया ऑन द बेसिस ऑफ द कंक्लूजन्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल। क्लियर हो रहा है? अब हम बात करेंगे बोहर्स मॉडल। तो बोहर्स मॉडल ने अपने 3 पोस्टुलेट दिए थे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। 3 पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए थे। क्या क्या पोस्टुलेट उन्होंने दिए थे, लेट्स डिस्कस। इन द फर्स्ट पोस्टुलेट्स he said that the electrons will revolve in the definite orbits, and these orbits are known as the stationary or stable orbits of the electrons. Electron can revolve only on the definite orbits, and when the electrons revolve in the discrete or definite orbits, it not radiates the energy. ये एनर्जी को इमर्ज आउट नहीं करते हैं विदाउट एनी, मतलब इन्होंने कोई इसका वहां पे वो नहीं दिया, रीजन नहीं बताया कि क्या है इसके पीछे रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व तो कर रहा है और एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा। तो इलेक्ट्रॉन, इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहा था, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन द डेफिनिट ऑर्बिट्स व्हिच आर नोन एज द स्टेशनरी ऑर्बिट in the circular orbits without radiate energy। बिना एनर्जी को रेडिएट किए ही ये हमारा रिवॉल्व करता रहता है। एंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट्स। तो पहला पोस्टुलेट क्लियर हुआ क्या? फर्स्ट पोस्टुलेट में कहा था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ऑन द in the discrete orbits and it do not radiates the energy, and the necessary centripetal force for the circular motion in the orbit is obtained from the force of attraction between the protons in the nucleus and electron। ये यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको मिल जाता है और इलेक्ट्रॉन डेफिनेट ऑर्बिट्स के अंदर ही रिवॉल्व करता रहता है, ना तो वो कहीं जाता है, एनर्जी रेडिएट नहीं करता तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाएगा, वो तो जा क्यों रहा था, एनर्जी रेडिएट कर रहा था। तो इन्होंने यहाँ इसका कोई ये रीजन नहीं बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहा है
क्लियर? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। आइसोलेटेड चाहे पार्टिकल होगा, रिवॉल्व करना हो तो सर्कुलेटिंग नेचर का रिवॉल्व कर रहा है, और रिवॉल्व कर रहा है मतलब क्या है, ये रिवॉल्विंग एसिलेटिंग पार्टिकल हो गया, एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, वहां से एनर्जी रेडिएट होनी चाहिए, बट ये नहीं कहता। इसने केवल इतना क्या कहने कहानी खत्म कर दी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन द डेफिनिट ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी and the required centripetal force for the circular motion of electron is obtained from the force of attraction between electron and protons exist inside the nucleus। क्लियर हुई? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां से इसको मिल जाता है। दिस वन वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सेकंड पोस्टुलेट में क्या बताया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली ऑन दोज डेफिनिट ऑर्बिट्स for which its angular momentum is integral multiple of h/2 pi। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं डेफिनिट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जिसके लिए इसका एंगुलर मोमेंटम mvr, लीनियर मोमेंटम तो आप जानते हो m इंटू वी, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है mvr, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 pi। ये सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट में क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कैन एब्सॉर्ब, व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब्स द एनर्जी देन इट जंप्स इनटू द higher orbits, and when it emits out the energy then it radiates the energy and jumps into the lower orbit। जब इलेक्ट्रॉन एक हायर ऑर्बिट से, हायर स्टेशनरी ऑर्बिट से लोअर में जाता है तो एनर्जी रेडिएट करता है, और जब लोअर से हायर में जाता है तो उस समय ये एनर्जी क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है। एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन का जो हो रहा है ट्रांसमिशन जो हो रहा है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के लिए, ये बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल की होता है, बहुत स्मॉल टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए जाएगा, फिर वापस से वो उसी ऑर्बिट में आ जाए। जब वो लोअर टू हायर जाता है, लोअर हाई एनर्जी ऑर्बिट से लेकर के हायर एनर्जी ऑर्बिट में जब जंप करता है, ट्रांसमिशन होता है उसका, तब वो बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए वहां स्टे करता है। क्लियर? सो लेट्स सी द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। वैसे मैंने समझा दिया, अब देखते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या है। ओके, स्टूडेंट्स, लेट्स सी द बोहर्स मॉडल। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, बोहर्स मॉडल basically based on the three postulates, in which the first postulate was the electrons revolves in the circular orbits without radiating energy। इसके लिए उन्होंने कोई ये कंक्लूजन नहीं दिया था, कि कोई रीजन नहीं दिया था कि ये सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, तो क्यों कर रहा है, इसके पीछे कोई कॉज उन्होंने वहां नहीं दिया था, उन्होंने कॉज सबमिट नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन द सर्कुलेटिंग ऑर्बिट्स, इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स without radiating energy, and the force required for the circular motion is obtained from the force of attraction between the electron, circulating electron, and the proton which exist inside the nucleus। So Bohr proposed a model for hydrogen atom। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, बोहर्स का जो मॉडल था वो हाइड्रोजन एटम, मतलब जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता हो, या हाइड्रोजन लाइक आयन जो थे जिनमें केवल ओनली वन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा हो, उन्हीं के लिए वैलिड था बोहर का। ये इसकी लिमिटेशन है। बोहर्स प्रपोज्ड ए मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस। बोहर्स मॉडल वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। जो बोहर का मॉडल था वो इन पोस्टुलेट्स पर बेस्ड था जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की थे। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स without radiating energy, and the centripetal force required to revolve the electron is obtained from the electrostatic force of attraction between electron and proton inside the nucleus। जो revolving electron कह सकते हो, between the revolving electron and the proton which is inside the nucleus, that is, it is the value of the centripetal force, where m is the mass of the electron and vn is the speed of the electron and rn is the radius of the orbit in which the electron is revolving। उसकी रेडियस है जिसमें इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट की रेडियस है बेसिकली, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। एंड z is the atomic number,
is the charge on electron, this is the constant term and it is the radius of the orbit। तो ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट था। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे 3 पोस्टुलेट्स हैं, उनमें से कभी 2 पोस्टुलेट पूछ लेता है, कभी तीनों पोस्टुलेट पूछ लेता है, कभी आपसे ड्रॉबैक पूछ लेता है। तो ये बोहर्स का जो एटॉमिक मॉडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। लेकिन अच्छे तरीके से जब देखा जाए तो हमें जो ज्यादातर इंफॉर्मेशन मिली थी वो रदरफोर्ड के मॉडल से ऑब्टेन हुई थी। क्लियर? तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्लियर हो गया होगा कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। तो मैं यहीं पर ड्रॉबैक इसका बता देता हूँ। एक तो इन्होंने कॉज नहीं बताया था कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और एनर्जी भी रेडिएट नहीं कर रहा है। दूसरा, जबकि रियल में इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होती हैं और इन्होंने क्या बताया सर्कुलर ऑर्बिट्स में। तो ये वाई रिवॉल्व्स इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स, डू नॉट रिवॉल्व्स इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। तो 2 ड्रॉबैक्स आपको यहीं से फर्स्ट पोस्टुलेट से मिल रही है। क्लियर? दूसरा, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली ऑन दोज ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में, बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट है, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली ऑन दोज ऑर्बिट फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जिसके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। एंड दीज ऑर्बिट्स आर नोन एज द स्टेबल ऑर्बिट्स। इनको स्टेबल ऑर्बिट्स कहा जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है जिसके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल। लीनियर मोमेंटम आप जानते हो P = mv। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mvr। v स्पीड है तो vn nth ऑर्बिट की, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड। rn क्या है, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट in which the electron revolving. So electron can revolve only in those orbits for which its angular momentum mvrn is integral multiple of h/2π and those orbits are called stationary orbits. उन्हीं स्टेशनरी, उनको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ये एंगुलर मोमेंटम एंड क्या है, यहाँ पे कोई नंबर है एंड होल नंबर है आपका 0 से लेकर के 1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। कोई फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी। क्लियर? We are n equal to क्या नोट कर सकते हैं, 0 1 2 3 like this one. Okay? And the third postulate, अब ये डिफाइन करता है स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता है बोर्स का मॉडल, जो कि हमें वहां से नहीं मिली थी। अब देखते हैं यहां से। अब जो सेकंड पोस्टुलेट था वो तो क्लियर हो गया कि ये एंगुलर मोमेंटम जो है h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, थर्ड पोस्टुलेट कहता है when the electron jumps from to lower energy level then it emits the energy in form of photons। और फोटोन की एनर्जी आप जानते हो h नहीं होती है। तो जब हायर एनर्जी लेवल से वो लोअर में जाता है तब वो एनर्जी रेडिएट करता है इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। When an electron energy orbits E2 to lower energy orbits emits energy E2 minus E1 in form of photon। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है E2 minus E1 equal to H। जब ये हाई एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स में जंप करता है तब ये इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा, रेडिएट करेगा। और इसके रिवर्स जब वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाता है, जंप करता है, ट्रांजिशन करता है, देन इट एब्जॉर्ब्स द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये 3 पोस्टुलेट थे, अच्छे से ध्यान में आ गए होंगे, समझ में आ गए होंगे आपको। फर्स्ट पोस्टुलेट सर्कुलर में ही रिवॉल्व करता है विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी एंड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑब्टेन्ड from the force of attraction between the electron and proton which is exist inside the nucleus। सेकेंड पोस्टुलेट स्टेशनरी ऑर्बिट्स को डिफाइन करता है। तो सेकेंड पोस्टुलेट स्टेशनरी ऑर्बिट दैट इज mv and rn equal to h/2π, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए n/2π। थर्ड पोस्टुलेट एनर्जी का रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन को क्लियरफाई करता है कि क्या है। ठीक है, अब बोहर्स के ये जो पोस्टुलेट्स थे उनके बेसिस पर हम रेडियस ऑफ द ऑर्बिट निकालेंगे इन विच द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग एंड स्पीड निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे। ये सारी बातें हम करेंगे, फ्रीक्वेंसी भी ऑब्टेन करेंगे। और किसके बेसिस पर, इन्हीं कंक्लूजन जो हमारा बोहर्स का मॉडल था। फ्रॉम द बोहर्स मॉडल वी विल कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट्स इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी। ये सारी चीज हम अब यहां से कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सी,
radius of the orbit कंसीडर कर लेते हैं पहले. लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रॉन revolves in nth orbit of radius Rn, and the speed of revolving electron is Vn. स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज Vn. ये तो स्पीड है. और ये क्या हमने मांगी, उसकी रिवॉल्विंग जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो क्या, इसकी रेडियस है. सो फ्रॉम द फर्स्ट बोहर्स पोस्टुलेट, फ्रॉम बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है? फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता था, mvn स्क्वायर ओवर rn इक्वल टू ze स्क्वायर ओवर 4πε0 rn स्क्वायर. जैसे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से ये हमें rn की वैल्यू मिल सकती है. rn कैंसिल हो गया, ये rn मिल सकता है. यहाँ से rn निकाल लेते हैं, तो rn देखो ये यहाँ आ जाएगा, बाकी इस टर्म को पूरी को इधर भेज दो, तो ze स्क्वायर ओवर m आ जाएगा, तो 4πε0 तो एलिटेड आ जाएगा, 4πε0 आ गई, ये आ गया. यहाँ से क्या बचा, mvn स्क्वायर, और ये rn था तो rn इधर आ गया, mvn स्क्वायर. ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई. एंड फ्रॉम द ओवर सेकंड पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट फर्स्ट पोस्टुलेट का यूज करना है आपको. सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, mvn rn इक्वल टू nh अपॉन 2π. ये तो कहता है. अब यहां से rn तो पता है आपको, तो vn निकाल लो आप सीधा सीधा. rn की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको तो रेडियस निकालनी है ना, उससे vn निकाल के इसमें रख दो तो rn मिल जाएगा. इससे vn लेकर के यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, rn मिल जाएगा. तो vn क्या हुआ यहां से, vn इक्वल टू nh अपॉन m. देखो vn ही रहेगा तो ये m इंटू rn इधर आ जाएगा, h अपॉन 2π तो रहेगा ही m इंटू rn. ये सेकंड इक्वेशन. ऑन प्लेसिंग vn इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू ऑफ vn इन इक्वेशन फर्स्ट, और कर दो यहाँ से rn इक्वल टू क्या है हमारे पास, ze स्क्वायर होल ओवर 4πε0 m एजिटेड है, vn का स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर होगा. देखो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन इसका होल स्क्वायर, तो 4π स्क्वायर m स्क्वायर और ये rn स्क्वायर. ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 4 से 4 गया, 1 पाई से 1 पाई चला जाएगा, एक m से m की पावर चली जाएगी. अब जो बच रहा है पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो rn इक्वल टू मिला, तो ये टर्म ऊपर जाएगी, कैसे 4 तो हट गया, खत्म, 4 हट गया, पाई रह गया, m रह गया और rn स्क्वायर, z स्क्वायर पाई m इंटू rn. नीचे क्या रह गया, rn स्क्वायर होगा. ठीक है ना, नीचे क्या रह गया, एप्सिलॉन 0 बचा, n स्क्वायर h स्क्वायर, एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर. ध्यान दें, अब मैं rn स्क्वायर अगर निकालना चाहूं यहां से, तो एक पावर ये सारा इधर चला जाएगा, तो rn इंटू एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन दिस वन ze स्क्वायर बाई m इक्वल टू rn स्क्वायर. एक पावर कैंसिल कर दो, rn खत्म हो गया, rn की वैल्यू ऑब्टेन होगी आपने. इसलिए
आर एन इक्वल टू सॉरी आर एन इक्वल टू दिस वन, क्या मिला वो नोट कर लो यहां से। ये मिल गया तुमको एप्सिलॉन 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ऊपर से नीचे से क्या मिल गया z ओवर z ई स्क्वायर पाई इंटू एम। अब देखो इसमें क्या बचा है, सारी टर्म्स कांस्टेंट है, केवल n और z को छोड़ करके। n कांस्टेंट नहीं है और z कांस्टेंट नहीं है, तो आर एन को ऐसे लिख लो ना आप, एप्सिलॉन 0 h भी कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, h स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर पाई एम इंटू एन स्क्वायर ओवर z। इसको यहां एक पैरामीटर कंसीडर कर लेते हैं a0, तो ये हो गया आर एन इक्वल टू a0, मान लिया उसको एन स्क्वायर बाई जेड। इसको न्यूमेरिकली आप सॉल्व करोगे तो a0 मिलता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसकी वैल्यू होगी आर एन इक्वल टू 0.553 भी रख सकते थे आप, 529 10⁻10 मीटर हो गया तो एन स्क्वायर ओवर जेड। फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, फॉर हाइड्रोजन एटम n इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1 पुट कर दो यहाँ, आर एन क्या मिलेगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये रेडियस का एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो गया, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ये निकल के आ गया। सिंपली कुछ नहीं था कैलकुलेशन में यार, आपको एक तो ये यहाँ बनाना है इक्वेशन और एक इक्वेशन बनानी है, दो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, आर एन की वैल्यू आपको ऑब्टेन हो जाएगी। क्लियर? नाउ we will calculate or we will derive the expression of the speed of the revolving electron in orbit, speed of the electron। तो ये ऑब्टेन समझ में आ गया आपको 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये याद रखो या आप यहाँ पे यहाँ से सारी वैल्यूज आपको ऑब्टेन हो जाएंगी। क्लियर? लेट्स सी द स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एक्सप्रेशन ऑफ स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये कंप्लीट हो गया होगा। स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं, एक बार नोट कर दिया था वहां पे nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जिसकी रेडियस है आर एन और स्पीड है उसकी वी एन। फर्स्ट पोस्टुलेट से फ्रॉम बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट से mvn स्क्वायर ओवर आर एन इक्वल टू ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर एन स्क्वायर। क्लियर? तो हमें निकालनी है स्पीड, तो यहां से एक पावर कैंसिल कर दो, आपको मिल जाएगा mvn स्क्वायर इक्वल टू दिस वन ze स्क्वायर अपॉन ये m यहां आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर एन इंटू एम। क्लियर? ये vn स्क्वायर की इक्वेशन मिल गई। सेकंड पोस्टुलेट से फ्रॉम द बोहर, सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट बहुत सिंपल है, आराम से कर लेंगे आप। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, स्टेबल ऑर्बिट्स को बताता है, जो स्टेबल ऑर्बिट्स है उनको बताता है एंगुलर मोमेंटम, दैट इज mvn rn इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। आपको rn हटाना है तो यहाँ से rn के लिए सब्स्टिट्यूट कर दो, तो rn के लिए सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिल गया rn इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई बाई 1 ओवर m into rn। ये इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ से vn जो rn के लिए सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको क्या ऑब्टेन हो रहा था, वो vn स्क्वायर इक्वल टू ze स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 m एलिजिट रहने दो। अब rn ये रहा यहाँ से, ये है nh अपॉन 2 पाई, सॉरी ये vn आएगा, सॉरी यहाँ पे देखो ये rn का ना vn यहाँ पे 2 पाई m इंटू vn।
कैंसिल कर लो, एमसीएम कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, ये 2 से 2 टाइम कट गया, बाकी सब एडजस्ट कर लो पहले। तो Vn स्क्वायर इक्वल टू ZE स्क्वायर, ये टर्म जो बचेगी ऊपर जाएगी, तो Vn बचाएगी वो यहाँ से, Vn ऊपर आ गया, जो यहाँ बचा वो लिखो 2 एप्सिलॉन 0 n ओवर h, ये मिला, कोई दिक्कत नहीं है, Vn से कट जाएगा ये, तो Vn ये मिला, जो कांस्टेंट टर्म है उनको तो अलग रखूंगा मैं, e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है, h, क्या बचा z ओवर n, ये बचा, ये जनरल एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू आपकी कांस्टेंट होती है। अगर स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म लिखना चाहे तो वैसे लिखना है, Vn इक्वल टू हो गया c ओवर 137, ठीक है, z ओवर n, ये है इसका डेरिवेशन, यहाँ z एटॉमिक नंबर है, n इज द nth ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। दूसरा है इसका एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करते हैं, Vn इक्वल टू 2.189 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड इनटू z बाय n। सो दिस इज द एक्सप्रेशन बेसिकली फॉर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको कहा जाए इस एटॉमिक नंबर देगा, ऑर्बिट बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट, उसकी स्पीड कैसे निकालोगे, डायरेक्टली ये लर्न कर रखना है आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए। अगर एक्सप्रेशन पूछा जाए तो कुछ लर्न नहीं रखना है, बस ये दो पोस्टुलेट आपने जो लर्न किए थे उनको सॉल्व सिंप्लीफाई करो, आपको Vn ऑब्टेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ये सब मत लिखो, डेरिवेशन आता है तो डेरिवेशन के लिए तो आप यहाँ तक छोड़ के आ जाओ, कंप्लीट डेरिवेशन आपका, कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका, क्लियर। तो स्पीड निकाल ली। अब हम बात करेंगे पहले फ्रीक्वेंसी की, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, देन वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, okay students, so let's see the expression of time period and frequency of revolving electron। आपको ये कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, आप खुद से निकालेंगे इस डेरिवेशन को। अब क्या निकालना है आपको, फ्रीक्वेंसी निकालनी है और टाइम पीरियड। तो अगर टाइम की बात करें तो टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस क्या होगी, जिस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसकी सर्कमफेरेंस क्या होगी, उसकी ऑर्बिट की, इसके लिए डिस्टेंस बन जाएगी। मान लो इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है इस तरीके से, तो दिस इज द रेडियस, सपोज करो यहां तक उसकी रेडियस है Rn and it is revolving inside the orbit with the speed of Vn। तो यहाँ अगर डिफाइन करें हम टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बेसिकली द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व, to time taken by the electron to complete the one revolution in the orbit। Time taken by revolving electron, time taken by electron to complete one revolution of orbit is, सिंपली आपने पढ़ रखा है ना, वही है टाइम पीरियड का, is known as the time period। okay, so t equal to distance over speed, और डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी बताओ जरा मुझे। डिस्टेंस, ये ऑर्बिट है इसमें, तो रेडियस कितनी Rn, तो डिस्टेंस होगी कितनी, सर्कमफरेंस, दैट इज 2 पाई Rn। टाइम, अब स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी Vn, जो आपने एक्सप्रेशन वहां से निकाल रखे थे वो एक्सप्रेशंस की वैल्यू, डिस्टेंस Rn की वैल्यू रखोगे, ऐसे Vn की वैल्यू रखोगे, तब आपको यहाँ ऑब्टेन होगा रिजल्ट। सो टाइम पीरियड t इक्वल टू हो गया 2 पाई Rn ओवर Vn। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, बट वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ Rn एंड Vn। वी विल आल्सो सिंप्लीफाई दिस वन, तो ये मैंने यहाँ छोड़ रखा है आपके लिए, यू विल कंप्लीट दिस एक्सप्रेशन। ओके, आप इसे कंप्लीट करेंगे यहाँ से। मैंने आपको दोनों ही वैल्यू बता दी थी, आपको Vn Rn की वैल्यू निकाल दी, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकाला, अभी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सप्रेशन निकाला था। आप इस टाइम पीरियड को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। सो आपको ऑब्टेन हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन।
ओके, कर लेंगे आप इसको यहाँ से। अगर आपसे दिया जाता है स्पीड दे दिया, रेडियस दे दिया, तो सिंपली यहाँ से ही निकाल लेना है टाइम पीरियड। अगर एक्सप्रेशन पूछा जाता है तो आप Vn और Rn की वैल्यू वहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, रफली सॉल्व कर लेंगे, Vn Rn यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड हो जाएगा। नाउ वी विल राइट द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी, नेट एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी क्या होगी, वहां पे टू टाइप्स एनर्जी होगी, एक तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी और दूसरी क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम वहीं से W=QV से निकाल लेंगे, जो आपने सेकंड और थर्ड चैप्टर में पढ़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया गया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो जो एक्सप्रेशन वहां से पोटेंशियल एनर्जी का था वो यहाँ अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी आपको पोस्टुलेट्स की हेल्प से ऑब्टेन हो जाएगी। देखो कैसे, अब किसका एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहे हैं हम, नेट एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। Energy of revolving इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी दो एनर्जी होंगी, नेट एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन is equal to K plus U, right? So the value of K equal to half of mvn square and U equal to, कैसे निकालोगे U? U निकालोगे आप, पहले K निकाल लेते हैं उसके बाद U निकाल लेंगे, ठीक है। तो K ये है, अब हमें वैल्यू चाहिए mvn स्क्वायर की। तो फर्स्ट पोस्टुलेट लर्न है, उसमें आ रहा था आपके पास mvn स्क्वायर, वहीं से पुट कर देंगे। फ्रॉम Bohr's first postulate, बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट का स्टेटमेंट क्या कहता है, mvn square over Rn centrifugal force is obtained from the electrostatic force of attraction Z square over 4 pi epsilon 0 Rn square। Now you can got the value of mvn का ये पावर कैंसिल हुई, तो यहाँ से mvn square obtained हो गया Z square over 4 pi epsilon 0 Rn। ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, इनको फॉर्मूला 2 डाल दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या ऑब्टेन हुआ हमने यहां से, K 1/2 ये आ गया। तो 1/2 करें तो 8 हो जाएगा, 4 पाई यहाँ पे 8 आ जाएगा, बाकी एज इट इज ZE स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 Rn। थर्ड इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू K Q1 Q2। तो K तो वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। तो एक तो Q1 मतलब न्यूक्लियस के अंदर चार्ज, और Q2 वहां पे जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये हो जाएगा माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस ही आएगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ZE स्क्वायर हुआ, तो हमें माइनस यहाँ लगा देंगे उसके साथ। तो U ऑब्टेन हो गया माइनस का ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई, सॉरी यहाँ पे ये Rn अपॉन रेडियस 4 पाई एप्सिलॉन 0 Rn। क्लियर? तो ये हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। काइनेटिक एनर्जी हो रही है वहां पे, दोनों को सम कर दो, नेट एनर्जी मिल जाएगी। नेट एनर्जी E इक्वल टू K प्लस U से, तो ये K की वैल्यू ये रही और U की वैल्यू ये रही। K कितना है, ZE स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 Rn माइनस ये आ गया ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Rn। ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ जाएगा, तो यार तो नेगेटिव ऑब्टेन होगी, और वो ऑब्टेन कितनी होगी, माइनस का ZE स्क्वायर अपॉन
4πε0 into Rn, ये वैल्यू ऑब्टेन हुई। और इन सबको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें E की वैल्यू ऑब्टेन होगी यहां से इक्वल टू माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पे वही सेम थिंग है, अगर आप इसको Z की वैल्यू और N की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो किसी हाइड्रोजन एटम की बात करो तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए यही मिलेगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने एटॉमिक फिजिक्स में काफी कुछ डिस्कस कर लिया आज। क्या काफी कुछ? हमें तो सर आया नहीं, कैसे नहीं आया, क्या बात करते हो। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की, सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी मैटर के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी थी मैंने। मैटर के लिए सबसे पहले महर्षि कणाद जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कस किया था कि मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज एटम। देन डाल्टन ने अपनी थ्योरी प्रपोज की और डाल्टन ने अपनी थ्योरी में बताया एटम इज इंडिविजिबल, एटम इंडिविजिबल है। उसके बाद हमारे टॉमसन ने जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की स्टडी की थी, डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर स्टडी की थी, एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें ऑब्जर्वेशन से हमें इन्वेंशन हुआ वहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इन्वेंशन हो गया, अभी आप कह रहे थे कि एटम इंडिविजिबल है लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ गए तो एटम के अंदर ये भी कंस्टिट्यूट है पार्टिकल्स है उसके अंदर। तो वहां जो कंस्ट्रक्शन थी एटम की उस पर क्वेश्चन मार्क लगा और जे थॉमसन ने सबसे पहले अपना मॉडल प्रपोज किया जिससे हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। हमने भी उसको समझाया। अकॉर्डिंग टू द थॉमसन्स मॉडल एक सॉलिड स्फीयर होता है और उसमें नेट मास और पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट रहता है। इलेक्ट्रॉन्स सीड्स की तरह उसमें वाटर मिनरल की तरह इंसर्टेड रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। तो ये थॉमसन का मॉडल था। और रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रम मॉडल का भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया था ये। तो ये सारे इसके ड्रॉबैक्स भी रहे थे। कॉम्पटन इफेक्ट को इसने एक्सप्लेन किया था, रमन इफेक्ट को इसने एक्सप्लेन किया था। अब फिर बोहर ने अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल दिया था, उससे उन्होंने 3 कंक्लूजन मेनली बनाए थे कि मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी है, एटम के सेंटर में ऐसा कोई पोर्शन है जिसपे स्मॉलेस्ट पोर्शन है जिसकी रेडियस बताई दी करीब -15 मीटर, वहां नेट पॉजिटिव चार्ज और नेट मास एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की थी वहां से। फिर वहां से उन्होंने अपना इन कंक्लूजन्स के बेस पर ही अपना मॉडल प्रपोज किया था रदरफोर्ड ने। मॉडल रदरफोर्ड ने दिया तो उसके मैंने आपको बता दी थी कंसीडरेशन, 2 कंसीडरेशन मेन थे वो बता दिए। सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करता है, यही उनका ड्रॉबैक था। फिर बोहर्स ने बिना कोई कॉज दिए, कोई कॉज तो नहीं दिया, बोहर्स ने अपना कोई कॉज नहीं दिया और ये कह दिया इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है इट रिवॉल्व्स विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, विदाउट इमिट्स एनर्जी और रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्टेन हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हिच एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये सारा हमने डिस्कस किया। बोहर्स के जो पोस्टुलेट्स हैं तीनों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल रहते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको तैयार करना ही है, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमने बोहर्स के पोस्टुलेट्स की हेल्प से जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट से रिवॉल्व कर रहा था उसके सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट किया। आज हमने उसकी रेडियस ऑफ द ऑर्बिट निकाली जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया, एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन मैंने आपके लिए पेंडिंग में छोड़ा है। मैंने थोड़ा सा निकाल के दिखाया था आपको। Rn और Vn की वैल्यू आपके लिए छोड़ दी थी कि आप उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। Vn Rn मैंने बता रखा है कितना आएगा, उनको वहां प्लेस कीजिए और आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा टाइम पीरियड का भी और फ्रीक्वेंसी का भी। सो ओके स्टूडेंट्स, तो आज यहाँ तक ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम डिस्कस करेंगे, बोहर्स से एक्सप्लेनेशन करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम का, explanation of spectrum by Bohr's model, and we will learn also the drawbacks, इसके drawbacks को learn करेंगे। Okay students, so enjoy the lecture, all the best, have a nice day।